पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन। अब इसे हम डिटेल में समझेंगे कि पर्यवेक्षण होता क्या है। अब जैसे मैंने पर्यवेक्षण को इंग्लिश में सुपरविजन कहा, अब इसे हम दो भागों में तोड़ देते हैं, सुपर और विजन। सुपर यानी क्या होता है? उत्तम, और विजन यानी दृष्टि। अब इसे हम समझेंगे कि ये सुपरविजन कहना क्या जाता है। जब भी कोई सुपरवाइज़र अपने अंडर जो कार्य कर रहे हैं या किसी फर्म में जो श्रमिक कार्य कर रहे हैं, उनका जो श्रमिकों का सुपरवाइज़र है वो क्या करेगा? वो उनके कार्यों की देखभाल करेगा कि वो ठीक से कार्य कर रहे हैं कि नहीं, उन पर निरीक्षण करेगा, उनका निरीक्षण करेगा, उनको आदेश या निर्देश देगा कि भाई ये काम इस तरीके से होना चाहिए, या आपकी इन कामों में त्रुटियां निकल रही हैं और इन गलतियों का सॉल्यूशन ये हो सकता है। इस तरीके से वो क्या काम करेगा? अपने जो अधीनस्थ हैं या अपने अंडर जो श्रमिक काम कर रहे हैं उनको सुपरवाइज करेगा। तो सुपरविजन से मीनिंग यह निकला कि वह व्यक्ति जो कि अपने अधीनस्थों के कार्यों की देखभाल करता है, उनका मार्गदर्शन करता है तथा समय समय पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं के निवारण के लिए सॉल्यूशंस देता है, वो क्या होता है? पर्यवेक्षक होता है। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? पर्यवेक्षण कहते हैं। तो पर्यवेक्षण का तो ये कॉन्सेप्ट था और मीनिंग था। आइए अब हम इसकी कुछ डेफिनेशंस या परिभाषाओं को जानते हैं। कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं। पहली परिभाषा है सर डेविस के अनुसार। उनके अनुसार पर्यवेक्षण वह कार्य है जो योजना एवं निर्देशों के अनुसार काम के पूरा होने को सुनिश्चित करती है। दूसरी परिभाषा देखते हैं। दूसरी परिभाषा सर वाइल्स ने दी है। उनके अनुसार पर्यवेक्षक का अभिप्राय अधीनस्थों की कार्य प्रगति का प्रत्यक्ष एवं तुरंत मार्गदर्शन नियंत्रण करने से है। तो जैसे कि बच्चों मैंने पर्यवेक्षण के कॉन्सेप्ट में ही आपको समझाया कि पर्यवेक्षण जब कार्य प्रारंभ हो रहा है वहीं समाप्त नहीं होता, वह कार्य कहाँ तक चलता रहता है? जब तक कि वह कार्य पूरा नहीं हो जाता। उस कार्य की गति, उस कार्य में होने वाले दोषों के निवारण के लिए इस सभी चीज़ों, इन सभी क्रियाओं को इंक्लूड किया जाता है पर्यवेक्षण में। आइए अब पर्यवेक्षण की परिभाषाओं को जानने के बाद हम इनकी कुछ विशेषताओं को जानते हैं। जैसे कि पर्यवेक्षण से हमने कॉन्सेप्ट को समझा तो ये क्लियर है कि एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है या सतत चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरी विशेषता यह है कि क्या करते हैं कि पर्यवेक्षण जो होते हैं, पर्यवेक्षक व अधीनस्थ के मध्य आमने सामने संबंध बनाते हैं। जब दो लोग फेस टू फेस कम्युनिकेट करेंगे या आमने सामने खड़े होकर के एक दूसरे से बात करेंगे तो इसमें स्थिति इस पर उत्पन्न होती है कि उनके बीच के जो संबंध हैं वो सुदृढ़ हो सकते हैं। और क्योंकि आमने सामने खड़े होने की वजह से क्या होगा? समस्याएं एक दूसरे से अच्छी तरीके से क्लियर की जा सकती हैं या एक दूसरे को बताई जा सकती हैं, या आदेश या निर्देश जो दिए जाते हैं वह क्लियर या साफ तौर पर समझाए जा सकते हैं। इसके बाद जो इसकी तीसरी विशेषता है वो ये कहती है कि तीनों स्तरों पर की जाने वाली यह सार्वभौमिक क्रिया है। इट इज़ ए यूनिवर्सल एक्टिविटी। सार्वभौमिक क्रिया को हम इंग्लिश में यूनिवर्सल एक्टिविटी कहते हैं। तो ये तीनों स्तरों पर होती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सार्वभौमिक क्रिया कहते हैं। और ये तीनों स्तर जैसे कि आप जानते हैं टॉप, मिडिल और लोअर मैनेजमेंट होते हैं। इसके बाद हम चौथे इसकी विशेषता पे आते हैं। चौथी विशेषता कहती है कि यह प्रबंध के निर्देशन कार्य का एक मुख्य भाग है। और पांचवी विशेषता कहती है कि इसका उद्देश्य मानवीय एवं अन्य साधनों का अनुकूलतम उपयोग करना है। अन्य साधन कौन कौन से हैं? मानव के अतिरिक्त जो मशीनें हैं, जो मेथड्स यूज़ कर रहे हैं यानी विधियां हम यूज़ कर रहे हैं, जो रॉ मटेरियल यानी माल, कच्चा माल हम इस्तेमाल में ला रहे हैं, इन सभी चीज़ों का क्या करना है? हमें उचित उपयोग करना है या अनुकूल उपयोग करना है। तो हम इसका जो उद्देश्य है, इसकी जो विशेषता यही है कि इन सभी जो
चीज़ें हैं या मानवीय तथा अन्य जो साधन हैं, इन साधनों का हम अनुकूलतम उपयोग करते हैं। इसके बाद जो छठवीं विशेषता यह है कि ये जो है वो निम्न स्तरीय प्रबंधकों के लिए इसका विशेष महत्व है। देखिए बच्चों, जो पर्यवेक्षक होता है वो एक्चुअली जो लोअर लेवल मैनेजमेंट के लोग होते हैं ना, वो ही सुपरविजन का कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको श्रमिकों से के साथ कार्य करना होता है, उनको अपनी बातों को समझाना होता है, जो उपक्रम की नीतियां हैं, जो निर्देश ऊपर से उनको मिले हैं, उन सभी को फॉलो करने के लिए या उन श्रमिकों से फॉलो कराने के लिए जो कम्युनिकेशन जो पार्ट होता है वह इन लोअर लेवल मैनेजमेंट या निम्न स्तरीय प्रबंधकों का ही कार्य होता है, जो कि इसकी एक छठवीं विशेषता थी। सातवीं विशेषता इस प्रकार है कि यह सुनिश्चित करता है कि कार्य वांछित प्रगति से चल रहा है कि नहीं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है। तो बच्चों, इस तरीके से हमने इसकी कुछ विशेषताओं को जाना। आइए अब हम ये समझते हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ सुपरवाइज़र या पर्यवेक्षण की भूमिका क्या है। अब जैसे कि आप जान रहे हैं, जो पर्यवेक्षक होता है या सुपरवाइज़र होता है वो लोअर लेवल मैनेजर होता है। उनको क्या करना होता है? जो श्रमिकों से तालमेल बिठाना होता है, उनको कंपनी या फर्म के जो रूल्स रेगुलेशंस या उनसे जो निर्देश मिल रहे हैं या जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, उन सारी चीज़ों को उन श्रमिकों को समझाना होता है और उनको समझाने के बाद उनसे वह कार्य करवाना होता है। तो सब आप अपने आप में सोचिए, जो श्रमिक जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो जल्दी से बातों को नहीं समझ सकते, उन लोगों पर कंट्रोल करना कितना मुश्किल है। तो इसी वजह से इसका जो फर्स्ट पॉइंट कहता है कि जो पर्यवेक्षक होता है वो क्या होता है? एक मुख्य व्यक्ति के रूप में होता है। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इट वर्क एज अ की मैन। मतलब वह क्या करता है? उन श्रमिकों पर अपना कंट्रोल रखता है, उन श्रमिकों को अपनी बातों को समझाता है, क्योंकि ये श्रमिक ही वो लोग हैं जो मुख्य कार्य करते हैं, चाहे प्रोडक्शन का हो, चाहे आप जिस भी फॉर्म में काम कर रहे हैं उसमें जो लोअर लेवल के लोग होते हैं, श्रमिक होते हैं, वो मुख्य कार्य करते हैं। अगर ये लोग अपना कार्य ठीक से नहीं करेंगे तो उस स्थिति में क्या होगा? जो उपक्रम का उद्देश्य निर्धारित किया गया है वह प्राप्त नहीं किया जा सकेगा और उस स्थिति में होगा ये कि वह जो उपक्रम है वो ज़्यादा दिन तक मार्केट में टिक नहीं पाएगी और उसका वहीं पे वाइंड अप करना पड़ेगा या उसका वहाँ पे समापन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पर्यवेक्षक होता है एज अ की मैन वर्क करता है। इसके बाद जो दूसरा उसकी भूमिका होती है, उसकी भूमिका होती है कि एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, एज ए मीडिएटर। अब क्योंकि श्रमिक उनसे उनको तालमेल बिठाना है, दिन भर उनके साथ काम करना है, उनको अपनी बातें समझाना है, लेकिन जिनकी बातें समझाना है वो कौन है? टॉप लेवल या मिडिल लेवल के लोग होते हैं। टॉप लेवल या मिडिल लेवल के साथ साथ उन श्रमिकों के बीच के जो तालमेल को बनाए रखना और उनके द्वारा यानी टॉप लेवल मैनेजर्स या मिडिल लेवल मैनेजर्स के द्वारा दी गई जो पॉलिसीज़ हैं, रूल्स हैं या निर्देश हैं, उनको फॉलो करवाना या उसको कार्यान्वित करवाना, ये किसका कार्य होता है? ये पर्यवेक्षक का कार्य होता है। तो इसीलिए वो क्या करता है? एक मीडिएटर का रोल प्ले करता है, ताकि क्या हो, वह इजीली अपनी बातों को जो टॉप लेवल या मिडिल लेवल मैनेजर्स के द्वारा दी गई थी वो आसानी से श्रमिकों को समझा सके। तीसरा बिंदु कहता है कि एक मानवीय संबंध विशेषज्ञ के रूप में भी कार्य करता है। अब वो किससे डील कर रहा है? ऊपर के दोनों लेवल से भी डील कर रहा है और नीचे श्रमिकों से भी डील कर रहा है। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया कि वह ह्यूमन रिलेशन स्पेशलिस्ट हो जाता है। मतलब वो ये दिखाता है, ऊपर के लोगों को भी उसको अपना कार्य दिखाना है कि नहीं, आपने जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के लिए निर्देश दिए हैं उसी निर्देश का पालन करते हुए यहाँ कार्य हो रहा है। अब चूंकि श्रमिकों से कार्य कराना है तो उसके लिए उनको बेनिफिट्स या उनको अभिप्रेरित किस तरीके से करना है उसको वो समझना उसकी जवाबदारी हो जाती है। तो इस तरीके से अगर हम पर्यवेक्षक की भूमिका समझें तो वो एक अच्छा मीडिएटर भी होता है, वह एक अच्छा जो होता है संबंध विशेषज्ञ भी होता है और वह क्या होता है, एक व्यक्ति, विशेष व्यक्ति के रूप में एक फर्म में काम करता है। तो बच्चों, इस तरीके से हमने क्या समझा कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ सुपरवाइज़र। अब रोल ऑफ सुपरविजन या रोल ऑफ अ सुपरवाइज़र को समझने के बाद आइए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पर्यवेक्षक के महत्व को या उसकी इम्पोर्टेंस क्या है।
अब ये पॉइंट्स जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं, हम इनको डिटेल में एक एक करके इस पर डिस्कशन करेंगे। आइए इसके पहले पॉइंट की ओर चलते हैं। इसका पहला पॉइंट कुछ इस प्रकार है। पहला पॉइंट कहता है कर्मचारियों के साथ अंतर्संबंध। अब आपने जैसे देखा कि एक जो पर्यवेक्षक है वह अपने साथ जो श्रमिक कार्य कर रहे हैं, उनके अंडर जो श्रमिक कार्य कर रहे हैं, वो उनके लिए उनके कार्यों का मार्गदर्शन करता है, उनका मित्र की तरह कार्य करता है और उनके लिए दार्शनिक जैसा भी है। तो उनके बीच में जो अंतर संबंध बनते हैं वो कितने अच्छे होते हैं। इस तरीके से हमने इसके पहले जो महत्व है उसको जाना। अब दूसरे महत्व की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा महत्व कहता है कि नियंत्रण में सहायक, फैसिलिटेट्स कंट्रोल। किस तरीके से वो कंट्रोल करेंगे उनको। अब चूंकि जो पर्यवेक्षक है उनका कार्य ही है कि कार्यस्थल पर जाकर श्रमिक जो कार्य कर रहे हैं उनको देखें, क्या वह कार्य सही तरीके से हो रहा है, क्या उस कार्य की गति वही है जिस तरीके से वह होनी चाहिए, तथा कार्य के दौरान जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं के निवारण किस तरीके से किया जाए। तो इन सभी कार्यों पर जब वो पूरी तरह से ऑब्जर्वेशन करता है, कंट्रोल करता है, तो इस स्थिति में क्या करता है, वह उन कार्यों पर भी कंट्रोल करता है, साथ ही साथ वह उन श्रमिकों पर भी कंट्रोल करता है या उन पर नियंत्रण रखता है। जो तीसरे महत्व की ये देखें तो तीसरा महत्व कुछ इस प्रकार है कि संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो रिसोर्सेज हैं, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड एंड मनी, इन सभी का क्या है, अच्छी तरीके से उपयोग करना कि सही समय पर सही कार्य को कम लागत में पूरा किया जा सके, जिससे कि क्या हो, वो उपक्रम ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्जन किया जा सके। यही एक अच्छे पर्यवेक्षक का कार्य होता है और यह उसकी महत्वता को जाहिर करता है या बताता है। इसके बाद अगले महत्व को देखें जो कि कहता है कि अनुशासन बनाए रखता है, मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन। अब वह क्या करेगा, केवल कार्यों पर निरीक्षण नहीं, हालांकि जब आप देखते हैं एक छत के नीचे जब बहुत लोग कार्य करते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्प्यूट उत्पन्न होता है या उनके बीच लड़ाई झगड़े होंगे, छोटी मोटी नोक झोंक होंगी। इन वातावरण से क्या होगा, इससे जो वातावरण होगा कार्यस्थल का वो क्या होगा, प्रदूषित होगा या क्या होगा, वातावरण वहाँ का बिगड़ेगा। इस तरीके से अपने कार्यस्थल के वातावरण को अच्छा बनाए रखना भी एक किसका कार्य होता है, पर्यवेक्षक का कार्य होता है। और इसके लिए क्या करना होगा, उसे अपने अंडर कार्य करने वाले श्रमिक हैं उनको अंडर कंट्रोल रखना पड़ेगा, साथ ही साथ उनको डिसिप्लिन में भी रखना पड़ेगा ताकि वह अपने कार्य को एक अनुशासन में करे। और जब उनको अनुशासन की आदत लग जाती है या उनकी हैबिट फॉर्म हो जाती है तो वहाँ पर अपने आप जो कार्यस्थल का जो वातावरण है वो अनुशासित हो जाता है। इसके बाद हम अगले महत्व की ओर बढ़ते हैं। अगला महत्व कहता है कि वापस जानकारी अथवा प्रत्युत्तर लेना, यानी फीडबैक लेना। केवल पर्यवेक्षक का कार्य ये नहीं है कि वह निर्देश या आदेश प्रदान करे, साथ ही साथ वह क्या कर सकता है, उनसे कुछ परामर्श ले सकता है या ऐसी जानकारी ले सकता है या सुझाव ले सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति क्या है, कुछ ना कुछ नया चीज़ों का इनोवेशन देता है, क्योंकि जो मनुष्य है उसको जो ईश्वर ने बुद्धि दी है उसका उपयोग करते हुए वो कुछ ना कुछ नया बनाता है। तो ऐसी ज़रूरी नहीं कि अगर कोई श्रमिक है तो उसके पास कुछ नया इनोवेटिव ना हो या कोई आइडियाज़ ना हो। जिस व्यक्ति के पास कुछ नए आइडियाज़ या किसी कार्य को अच्छी तरीके से हम कर सकते हैं ऐसा कुछ हो तो वो उससे परामर्श भी लेता है, साथ साथ उनके सुझावों को एक्सेप्ट भी करता है। अगला हम महत्व देखें तो यह कहता है कि संदेश वाहन में सुधार। अब चूँकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पर्यवेक्षक होता है ऊपर के मैनेजमेंट तथा इन श्रमिकों से दोनों ओर उनको कम्युनिकेशन करना है और दो प्रकार के कम्युनिकेशन करना है। तो इसमें क्या होगा, उनको जो संदेश वाहक करने का तरीका या जो संदेश वाहन करने का जो तरीका है वो दिन प्रतिदिन सुधरता चली जाता है कि उनको यह पता है कि किस व्यक्ति से किस प्रकार हम बात करें और उनको किस तरीके से अपनी बातों को अच्छी तरीके से समझाएं, जो कि कम्युनिकेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके बाद हम अगले महत्व की ओर चले तो अगला महत्व कहता है अभिप्रेरण में सुधार। जैसे बच्चों मैंने आपको बताया कि जो
मोटिवेशन यानी अभिप्रेरण में किस तरीके से कार्य किया जाता है। अभिप्रेरित करना क्यों आवश्यक है? अभिप्रेरित करना इसलिए आवश्यक है कि जो अपने अंदर श्रमिक कार्य कर रहे हैं वो समर्पण भाव से अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करें। अब ये क्या होता है, दिन प्रतिदिन इस अभिप्रेरण में सुधार आता है, क्योंकि उस पर्यवेक्षक को यह पता होता है कि इस स्पेसिफिक व्यक्ति को या इस सिंगल एम्प्लॉय को या श्रमिक को किस तरीके से अभिप्रेरित किया जाता है। क्या उसको थोड़ा पैसा दे के अभिप्रेरित किया जाता है, या उसके वेतन में वृद्धि करके अभिप्रेरित किया जाता है, या 4 लोगों के सामने उसकी बढ़ाई करके अभिप्रेरित किया जाता है। ये अन्य तरीके होते हैं, विभिन्न तरीके होते हैं जिनका उपयोग करके वो श्रमिकों को अभिप्रेरित करता है और उनसे काम लेता है। तो इससे क्या होता है, उसके अभिप्रेरण के तरीकों में भी सुधार आता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इम्प्रूव्ड इन मोटिवेशन। अब इसके बाद अंतिम जो महत्व है वो कुछ इस प्रकार है। वो कहता है कि श्रमिकों तथा प्रबंध के बीच कड़ी होता है। ही इज़ द लिंक बिटवीन जो लेबर है एंड मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि आप, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैनेजमेंट से उसको निर्देश प्राप्त होते हैं, आदेश प्राप्त होते हैं कि इस तरीके से काम करवाना है या ये काम करवाना है, लेकिन किस व्यक्ति से क्या कार्य कराना है वो केवल पर्यवेक्षक को प्राप्त होता है। अब उन दोनों के बीच जो संबंध है या उन दोनों के बीच के तालमेल को बनाए रखने का कार्य कौन करता है? एक पर्यवेक्षक करता है। इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? लिंक कहते हैं, जो कि लेबर्स और मैनेजमेंट के बीच एक अच्छी तरह वर्क करता है। तो बच्चों, इस तरीके से हमने जो है पर्यवेक्षक के महत्व को जाना। पर्यवेक्षक के महत्व को जानने के बाद आइए अब हम निर्देश एवं पर्यवेक्षण में अंतर को जानते हैं। निर्देशन तथा पर्यवेक्षण में अंतर यानी डिफरेंस बिटवीन डायरेक्शन एंड सुपरविजन। अंतर का आधार हम पहला अर्थ यानी मीनिंग लेते हैं। तो निर्देशन यानी डायरेक्शन में देखते हैं कि मीनिंग का जो अर्थ है उससे अभिप्राय संगठन में मानव संसाधन को निर्देश देना, उसका मार्गदर्शन, संदेश वाहन करना तथा उसे अभिप्रेरित करना है ताकि उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। इसी प्रकार हम पर्यवेक्षण या सुपरविजन की मीनिंग देखें तो इसका अभिप्राय अपने अधीनस्थों के दिन प्रतिदिन के काम की प्रगति की देखभाल करने और उनका मार्गदर्शन करने से है। दूसरा अंतर का आधार क्षेत्र यानी स्कोप लेते हैं। निर्देशन में देखते हैं तो इसका क्षेत्र विस्तृत है क्योंकि पर्यवेक्षण इसका एक तत्व है, और पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन में देखें तो इसका क्षेत्र संकुचित है क्योंकि यह निर्देशन का एक तत्व है। तीसरे अंतर का आधार प्रकृति यानी नेचर लेते हैं। तो निर्देशन की जो प्रकृति होती है वो अधिशासी है और पर्यवेक्षण की जो प्रकृति होती है वो कार्यकारी है। चौथा अंतर का आधार प्रबंध का स्तर यानी लेवल ऑफ मैनेजमेंट लेते हैं। तो निर्देशन सामान्य उच्च प्रबंध से संबंधित है और पर्यवेक्षण निम्न प्रबंध से संबंधित है। पांचवा अंतर का आधार संबंध यानी रिलेशनशिप लें तो निर्देशन पर्यवेक्षक से संबंधित है और पर्यवेक्षण प्रत्यक्ष रूप में कर्मचारियों से संबंधित है। यह कर्मचारियों और उच्च प्रबंध के मध्य की कड़ी है। छठवां अंतर का आधार नीतियों का निर्धारण लेते हैं यानी डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलिसीज। तो निर्देशन के अंतर्गत देखते हैं कि निर्देशन उच्च स्तर का होने के कारण नीतियों का निर्धारण करता है और पर्यवेक्षण नीतियों को क्रियान्वित करता है। सातवां अंतर का आधार प्रेरणाओं का प्रावधान यानी प्रोविजन ऑफ इंसेंटिव्स लें तो निर्देशन वित्तीय एवं अवित्तीय प्रेरणाओं का प्रावधान करता है और पर्यवेक्षण के मध्य से वित्तीय तथा अवित्तीय प्रेरणाओं को कर्मचारियों तक पहुंचाया जाता है। तो बच्चों, इस तरीके से हमने निर्देशन तथा पर्यवेक्षण के अंतर को समझा। पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन जो कि निर्देशन का पहला तत्व था। इसको जानने के बाद आइए अब हम चलते हैं निर्देशन के दूसरे तत्व की ओर जो कि है अभिप्रेरण यानी मोटिवेशन। पहले इसे हम आम जीवन में समझ लेते हैं कि अभिप्रेरण होता क्या है। जैसे कि बच्चों, जब हम एक छोटे बच्चे को कहते हैं या आपको या आपकी क्लास 12th की पढ़ाई है, ठीक है, आप आम या नॉर्मल डेज में क्या करते हैं, अपने पढ़ाई को थोड़ा कम करते हैं एग्ज़ाम के ड्यूरेशन की अपेक्षा।
उस समय क्या आप करते हैं कि पढ़ाई कम करते हैं, खेलते ज़्यादा हैं या बाकी जगहों पर अपना समय ज़्यादा व्यतीत करते हैं। लेकिन जब जैसे ही आपका एग्ज़ाम सामने आता है या आपका टाइम टेबल आ जाता है, आप क्या हो जाते हैं, आपका दिमाग जो हो जाता है वो हो जाता है एक्शन में आ जाता है कि नहीं, अब एग्ज़ाम का टाइम टेबल आ गया है, अब हमें पढ़ाई करनी है और हमें अच्छे नंबर से पास होना है या हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो इस तरीके से क्या आप हो जाते हैं, अभिप्रेरित हो जाते हैं या मोटिवेट हो जाते हैं। और साथ ही साथ आपको मोटिवेशन का रीज़न क्या है कि आपको अच्छे नंबरों से पास होना है, आपको इसके बाद अगली कक्षा में जाना है या 12वीं के बाद नए कोर्स करना है, नए कॉलेज में जाना है, अपने नए जीवन का आरंभ करना है। तो ये अभिप्रेरण का कारण हो गया। बच्चों, ये तो सामान्य जीवन की बात थी। अगर इसको हम व्यावसायिक तौर पर देखें तो जब मनुष्य व्यावसायिक तौर पर कार्य करता है और वह अभिप्रेरित नहीं है, वो निराश है, अपने कंपनी के कार्य के वातावरण से खुश नहीं है, तो उसका जो कार्य होगा या लेवल ऑफ वर्क जो कह सकते हैं वो उतना अच्छा नहीं होगा। आपने सुना होगा पहले रूल ऑफ रॉड यानी डंडे के दम पर कार्य कराया जाता था, उसका डर दिखा करके कार्य कराया जाता था। लेकिन जब से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या मानव संसाधन प्रबंध या पर्सनल मैनेजमेंट सामने आया, हमने देखा मानवीय शक्ति या मैन पावर को क्या समझे जाने लग गया है, सबसे इम्पॉर्टेंट समझे जाने लग गया है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट भाग है कार्य करने का, उसको रूल ऑफ रॉड या डंडे के दम पर किस तरह कार्य कराया जाए, नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। उससे अच्छे रिजल्ट्स की आशा हम कर ही नहीं सकते, इसीलिए वहाँ पर अभिप्रेरण की आवश्यकता है। अब मानव कोई मशीन तो है नहीं कि स्विच ऑन कर दिया कार्य करना शुरू, स्विच ऑफ कर दिया कार्य करना बंद, नहीं। अब मानव तभी कार्य करेगा मन लगा करके जब उसकी इच्छा शक्ति होगी। अब अगर हम अभिप्रेरण को एक अच्छी भाषा में बोलें तो हम इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि जो अभिप्रेरण होता है एक मनोवैज्ञानिक शक्ति होती है जो कि जागृत हो जाने के बाद लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। अब इस मनोवैज्ञानिक शक्ति को जागृत कैसे किया जाए? अगर किसी फर्म या उपक्रम में जो लोग हैं वो शिथिल हैं या अपने कंपनी से खुश नहीं है या उपक्रम से खुश नहीं है, तो क्या वो समर्पण भाव से काम करेंगे या क्या वो अपना जो पूरा योगदान है देंगे? नहीं। जब नहीं देंगे तो उनसे ये कार्य किया कैसे जाए या करवाया कैसे जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। उनसे कार्य करवाने के लिए वहाँ पे अभिप्रेरण का होना बहुत ज़रूरी है, यानी मोटिवेशन का। अब अभिप्रेरण किस किस तरीका हो सकता है? ये मॉनेटरी भी हो सकता है या नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। मॉनेटरी मतलब फाइनेंशियल बेनिफिट्स दे करके, उनको आर्थिक मदद करके, और नॉन मॉनेटरी मतलब इसमें उस तरह के मोटिवेशन टेक्निक्स या मोटिवेटिंग टेक्निक्स जोड़ी जाएंगी जो कि पैसों से नहीं होंगी बल्कि उनकी सराहना से या उनको अलग उनके अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कार देने से होगी। जब इस तरीके का मोटिवेशन उनको दिया जाएगा तो वो 100% श्योर है कि वो अपनी कंपनी के लिए समर्पण भाव से काम करेंगे और कंपनी के उद्देश्यों को पाने के लिए या उपक्रम के उद्देश्यों को पाने के लिए अपना पूरा योगदान देंगे। तो हमने ये जाना कि अभिप्रेरण क्या है। अब अगर इसकी मीनिंग को समझे तो मोटिवेशन जो है, मोटिवेशन शब्द का उद्गम जो है मोटिव से हुआ है। मोटिव क्या होता है? मोटिव या वह लालसा या वह जिज्ञासा होती है जब हम किसी चीज़ को पाने की इच्छा रखते हैं तो वहाँ हमारा मोटिव काम करता है। और मोटिव के बाद मोटिवेशन आता है जो अभिप्रेरण होता है। मोटिवेशन क्या होता है? हम किसी चीज़ को पाने के लिए जब अभिप्रेरित होते हैं तब हम वो कार्य को करते हैं और उसमें अपना 100% देते हैं। और उसी तरह अगर हम एक और वर्ड यानी मोटिवेटर को जाने तो ये क्या होगा? ये अभिप्रेरक होगा। अब इसमें वे तत्व आएंगे या वे लोग आएंगे जो अपने एम्प्लॉयज़ को अभिप्रेरित करेंगे कि वो मॉनेटरी रूप से यानी उनको कुछ पैसे दे करके अभिप्रेरित करें, चाहे या नॉन मॉनेटरी रूप से या कुछ अलग तरीक़ों से उनको अभिप्रेरित करें ताकि वो अपना 100% दे क्या करने के लिए? कंपनी के गोल्स को या उपक्रम के गोल्स को पाने के लिए।
तो बच्चों इस तरीके से हमने क्या समझा कि अभिप्रेरण का कॉन्सेप्ट क्या है और उसकी मीनिंग क्या है। आइए अब हम उसकी कुछ डेफिनेशंस को जानते हैं कि उनकी डेफिनेशंस क्या क्या है। इसकी पहली डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है, सर डेलस ब्रीच ने दी है इसे। उनके अनुसार अभिप्रेरण को एक लक्षण या पारितोषण प्राप्त करने की शक्ति के विस्तार की इच्छा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। उसी प्रकार एक और परिभाषा देख लेते हैं। ये जो परिभाषा है सर कुंट्स और डोनाल्ड ने दी है। उनके अनुसार अभिप्रेरित करना लोगों को इच्छित ढंग से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो बच्चों इन दोनों परिभाषाओं से और अभिप्रेरण के कॉन्सेप्ट जो मैंने अब आपको समझाए हैं उससे स्पष्ट है कि क्या है, एक ये मनोवैज्ञानिक शक्ति है जो क्या करती है, एम्प्लॉयज़ को क्या करती है, किसी कार्य को करने के लिए या कार्य को समर्पण भाव से करने के लिए या अपना 100% देने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। और जो व्यक्ति अभिप्रेरित होंगे वो अपने कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। इससे हमें यह स्पष्ट होता है। अब अभिप्रेरण का हमको अवधारणा समझ में आ गई, उसका आशय समझ में आ गया, उसकी परिभाषाएं हमने जान ली। आइए अब चलते हैं उसकी कुछ फीचर्स की ओर, उनके कुछ फीचर्स को जानते हैं। फीचर्स यानी विशेषताएं। आइए इसकी पहली विशेषता देखते हैं। इसकी पहली विशेषता है कि ये सतत परिभाषा है, ये कह सकते हैं यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्या किसी फॉर्म में करने वाले व्यक्तियों को एक बार अभिप्रेरित कर दिया गया तो वह काम वहीं ख़त्म हो जाता है? नहीं, क्योंकि मनुष्य जो है उसकी इच्छाएं जो हैं वो अनंत हैं। एक इच्छा पूरी हुई या एक मोटिव पूरा हुआ, उसके बाद क्या होगा, दूसरा मोटिव जागृत हो जाएगा, दूसरी इच्छा जागृत हो जाएगी। तो उस इच्छा को पूरा करना भी ज़रूरी है। तो क्या हुआ, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस हुआ कि किसी फर्म में अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड फील करेंगे या अपने आप को खुश रखेंगे, समझेंगे कि हम नहीं, हमारा काम और हमारा भविष्य दोनों यहाँ सिक्योर है और हमारे काम की सराहना भी होती है और हमारे करियर डेवलपमेंट की ओर ये कंपनी या फर्म ध्यान दे रही है, साथ ही साथ ये लोग हमें फाइनेंशियल रूप से हमेशा मदद कर रहे हैं या हमको ग्रोथ दे रहे हैं, इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो एम्प्लॉयज़ है वो उस फर्म में बने रहेंगे। और ये जो स्थितियां मैंने आपको बताई ये निरंतर चलती रहती हैं, एक बार करने पर समाप्त नहीं होती। इसीलिए कहते हैं कि अभिप्रेरण की जो पहली विशेषता यही है कि यह एक सतत प्रोसेस है या प्रक्रिया है। इसके बाद हम दूसरी ओर चलते हैं, दूसरी विशेषता की ओर। दूसरी विशेषता कहती है कि एक आंतरिक अभिव्यक्ति है, एक इंटरनल फीलिंग है। जब कोई अंदर से मोटिवेटेड फील करेगा तभी वह व्यक्ति क्या करेगा, अपनी कंपनी के लिए 100% देगा, ये अपना पूरा योगदान अपने समर्पण भाव से देगा। जो व्यक्ति निराश होगा वो व्यक्ति अपना कार्य कुशल रूप से नहीं करेगा, यह निश्चित है। तो हम इसे कह सकते हैं कि यह एक इंटरनल फीलिंग है। मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ, अभी मैं एक टीचर हूँ, मेरा अभिप्रेरण क्या होगा? अगर मैं जो सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ मेरे बच्चों को समझ आ रहा है या उनकी तरफ से ऐसा फीडबैक आ रहा है कि आप को या क्वेश्चंस अराइज होते हैं या मेरे बच्चे उत्सुक होकर के मुझसे सवाल करते हैं, मेरी क्लास प्रॉपर अटेंड करते हैं, तो वहाँ मेरे लिए वो अभिप्रेरण का काम करेगा। मैं और मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी और जिज्ञासु होकर के पढ़ाऊंगी और मेहनत करूंगी, यहाँ वह जो चीज़ है वो मेरे लिए अभिप्रेरण के लिए काम करेगी। उसी तरीके से व्यावसायिक रूप से देखें तो जो व्यावसायिक कर्मचारी हैं अगर उनको कंटिन्यूअसली ऐसा होता है, बोनस मिलता है, फाइनेंशियल मदद होती रहती है, उनका करियर डेवलपमेंट होता रहता है, वो ऐसा फील करते हैं कि नहीं वो सेटिस्फाइड हैं अपने जॉब रोल से या अपने फर्म से, तो वो क्या करेंगे, वह इंटरनल फीलिंग में सेटिस्फाइड फील करेंगे और मोटिवेटेड होकर समर्पण भाव से अपने जो फर्म है या उपक्रम है उसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर होंगे या उनके लिए कार्य करेंगे। इसके बाद जो तीसरी विशेषता आती है वो इस प्रकार है कि जो अभिप्रेरण है से लक्ष्य प्राप्त व्यवहार पैदा होती है, यानी मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो व्यक्ति मोटिवेटेड है या अभिप्रेरित है वही क्या होगा, अपना समर्पण भाव से कार्य करेगा और अपनी कंपनी को 100% देगा, जो कि इसकी तीसरी विशेषता बता रही है। इसकी चौथी विशेषता कुछ इस प्रकार है।
इसकी चौथी विशेषता कहती है कि अभिप्रेरण सकारात्मक तथा नकारात्मक हो सकती है। इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए बच्चों, पॉजिटिव कैसे होगा? मान लीजिए किसी एम्प्लॉय को कार्य करने के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए क्या दिया गया? बोनस दिया गया, ठीक है। उसको अच्छी मकान दिया गया, उसको ऐसा वातावरण दिया गया जिससे वो अच्छे से कार्य कर सके। इसके अलावा भी उसके कार्य की प्रशंसा हुई, उसको विभिन्न मेडल से पुरस्कृत किया गया, उसका सभी के सामने सम्मान किया गया। ये हो गया पॉजिटिव साइड ऑफ मोटिवेशन, है ना, या धनात्मक या सकारात्मक साइड हो गया। अब इसका हम अगर नकारात्मक साइड देखें तो बहुत से लोग होते हैं जो डंडे के डर से काम करते हैं। अब इस वर्किंग एनवायरनमेंट में या इस वातावरण में डंडे का डर मतलब क्या होगा? उनको यह डर दिखाना कि आपका डिमोशन हो सकता है, अगर आप अच्छे से कार्य नहीं करेंगे, अपना टारगेट जो दिया गया है वो पूरा नहीं करेंगे, उस स्थिति में क्या होगा? आपकी सैलरी में से डिडक्शन हो सकता है। इस तरह का नकारात्मक जो एक्टिविटी किया जाएगा वो भी क्या होगा? एक मोटिवेशन का कार्य करेगा। कि मनोवैज्ञानिक स्थिति जो लोगों की इस तरीके की होती है कि वो सकारात्मक चीज़ों से नहीं समझते, उनको नकारात्मक मोटिवेशन दे करके क्या किया जाता है? उनसे कार्य लिया जाता है। तो ये चौथी विशेषता थी। पांचवी विशेषता यह है कि अभिप्रेरण एक जटिल प्रक्रिया है। मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। देखिए बच्चों, एक उपक्रम में कई लोग काम करते हैं। जब इतने सारे व्यक्ति काम करते हैं तो कौन सा व्यक्ति किस प्रकार मोटिवेट होगा या अभिप्रेरित होगा उसको जानना मुश्किल है। कुछ लोगों को पैसों की लालसा होती है, कुछ लोगों को करियर डेवलपमेंट की लालसा होती है, कुछ लोग स्टेटस चाहते हैं, कुछ लोग रिस्पेक्ट चाहते हैं। तो सबके जो मोटिव है कि हमको कुछ चाहिए, सबका मोटिव अलग अलग है। वो मोटिव जानना ही सबसे कठिन कार्य है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मोटिवेशन है या अभिप्रेरण है, यह एक जटिल प्रक्रिया है। इसके बाद आता है अगला जो फीचर, वो इस प्रकार है कि अभिप्रेरण से कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। इट इंक्रीजेस इन एफिशिएंसी। जैसे कि मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया है, जो व्यक्ति मोटिवेटेड होगा वह अपना 100% देगा और समर्पण भाव से कार्य करेगा। तो इससे क्या हुआ? उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है सातवीं और अंतिम विशेषता। वो इस प्रकार है कि मोटिवेशन के विभिन्न प्रकार होते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। कौन कौन से मैंने अभी तक आपको बताए हैं? मैंने पहले तो आपको बताया फाइनेंशियल, दूसरा बताया नॉन फाइनेंशियल, और एक सकारात्मक, और एक क्या बताया? नकारात्मक। तो ये अलग अलग प्रकार के जो होते हैं मोटिवेशन लेवल्स होते हैं। अब इन मोटिवेशन लेवल्स के बारे में हम बाद में विस्तार में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हमने अभी फ़िलहाल जो है मोटिवेशन यानी अभिप्रेरण की विशेषताओं को जाना है। अब बच्चों, मोटिवेशन की विशेषताएं तो समझ में आ गई। अब मोटिवेशन के महत्व को समझते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन क्यों ज़रूरी है? अब मोटिवेशन के महत्व को निम्न बिंदुओं से समझते हैं। पहला बिंदु इस प्रकार है। इसका पहला बिंदु क्या कहता है कि यह कर्मचारियों की क्रियाओं को गति में लाता है। इट सेट्स इन मोशन द एक्शन ऑफ एम्प्लॉय। जो व्यक्ति निष्क्रिय हो चुका है, उदासीन हो चुका है, अब उसको क्या करना है? जागृत करना है। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति बहुत कार्य कर सकता है और कंपनी के गोल्स को पा सकता है। अब उसको मोटिवेट किया, वो जागृत हुआ, उसमें वो खुशी आई, वो जागृति आई, वो प्रेरित हुआ, और वो क्या कर रहा है? अब अपने कार्य को पूरे समर्पण भाव से कर रहा है। तो महत्व पहला यही साबित हो गया कि क्या कर रहा है? मोटिवेशन अपने कर्मचारी की क्रिया को क्या कर रहा है? गति दे रहा है, उसको जागृत कर रहा है, वो उसको मोटिवेट कर रहा है कि आप अपने कार्य को गति से करिए, अच्छे से करिए। तो इस तरीके से इसका पहला महत्व सामने आता है। दूसरा महत्व कहता है कि जो निष्पादन स्तर में सुधार करता है, इम्प्रूव्स इन परफॉर्मेंस लेवल। इससे क्या होता है? एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस भी सुधरती है, वो और अच्छी तरीके से कार्य करने लगते हैं। वो चाहते हैं कि वह उनकी जो एक्टिविटी है वो कहीं ना कम पड़ जाए, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो अच्छे से कार्य करेंगे तो इन फ्यूचर या भविष्य में क्या होगा? उनको प्रमोशंस मिल सकते हैं, उनको फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इसके अलावा भी उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल सकती है जो उनके करियर को ग्रोथ दे सकती है, और उनके उस फर्म में एक अच्छा नाम वो इस तरीके से कमा सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसके दूसरे महत्व को समझते हैं।
तीसरा महत्व कुछ इस प्रकार है। तीसरे महत्व के अनुसार संगठनात्मक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक, हेल्प्स इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब एक ह्यूमन टेंडेंसी है, जब तक उस व्यक्ति या जो व्यक्ति वहाँ लगे हुए हैं उनकी इंडिविजुअल गोल्स सेटिस्फाइड नहीं होते, या जब उनकी स्वयं की जो उन्होंने उद्देश्य बनाए हैं वो सेटिस्फाइड नहीं होते, तब तक क्या होगा, वो कंपनी के लिए काम नहीं करेंगे। कंपनी के गोल्स तभी अचीव होंगे जब वहाँ के एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होंगे। जैसे ही उनको लगता है कि नहीं, उनके जो जीवन के उद्देश्य थे वो पूरे हो रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, अभिप्रेरित होकर के कंपनी के कार्यों को समर्पण भाव से करने लगते हैं। और जैसे ही वो अपना 100% देने लगते हैं, जो तीसरा महत्व है यानी संगठनात्मक लक्ष्य, वो जो है वो प्राप्त होने लगता है। आइए अब चौथे महत्व को देखते हैं। चौथे महत्व जो है, अभिप्रेरण सहायक कार्य वातावरण का सृजन करता है। मोटिवेशन क्रिएट सपोर्टिंग वर्क एनवायरनमेंट। अब देखिए, एक फर्म है, उस एक छत के नीचे कई लोग कार्य कर रहे हैं। अब सबका जो कार्य है वो एक दूसरे से रिलेटेड है या जुड़ा हुआ है। अगर उनके बीच तालमेल अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, कार्य का निष्पादन या कार्य जो है पूरी तरीके से अच्छे से नहीं हो पाएगा। अब कार्य को अच्छे तरीके से पूरा होने के लिए क्या ज़रूरी है, जो लोग कार्य कर रहे हैं या उन कार्यों को पूरा करने में लगे हैं, उनके बीच में जो तालमेल होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ क्या होगा, जो वर्किंग एनवायरनमेंट है या जो वहाँ का कार्य का वातावरण है वो अच्छा होना चाहिए। तो अभिप्रेरण की वजह से यह भी होता है कि सहायक कार्य वातावरण का सृजन होता है। वो एक दूसरे की मदद करते हैं कि ताकि जो गोल दिया गया है, जो टारगेट दिया गया है, वो जल्दी से जल्दी अच्छे तरीके से पूरा किया जा सके। इसके बाद हम अगले महत्व की ओर चलते हैं, जो कि इस प्रकार है कि परिवर्तनों को सरलतापूर्वक अपनाने में सहायक, हेल्प्स टू इंट्रोड्यूस चेंजेस स्मूथली। अब क्या होगा, अभिप्रेरण यानी मोटिवेशन हेल्प करता है क्या, कि जो चेंज आ रहे हैं या जो परिवर्तन आ रहे हैं वातावरण में, उसको क्या किया जा सके, एक्सेप्ट किया जा सके। अब क्योंकि लोग एक दूसरे से तालमेल अच्छा बिठा के चल रहे हैं, लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन अच्छा है, लोग मोटिवेटेड है यानी अभिप्रेरित है, तो क्या करना चाहेंगे, जो चेंजेस आ रहे हैं उसको भी एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वो क्या चाहेंगे कि वो क्या करें, अपने कंपनी, फर्म या उपक्रम, इनके उद्देश्यों की प्राप्ति किसी न किसी तरीके से अच्छे से कर लें। किसी न किसी तरीके से का अर्थात वो अपना 100% दें, किसी भी कारण से उनके कार्य में कोई रुकावट ना आए। अब चाहे वो चेंजेस ही क्यों ना हो, उन चेंजेस को एक्सेप्ट करके वो क्या करते हैं, अपना 100% देते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो अभिप्रेरण है वो परिवर्तनों को सफलतापूर्वक अपनाने में सहायता करता है।